नमस्कार बच्चों, मैं निरुपमा सिंह और आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जिसे हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कहते हैं और हिंदी में राष्ट्रपति व्यवस्था भी कहा जा सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अलग अलग और स्वतंत्र रहते हैं और अपना काम करते हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह पूर्ण स्वतंत्रता के साथ करता है। राष्ट्रपति या उसके मंत्री व्यवस्थापिका के ना तो सदस्य होते हैं और ना ही उसकी कार्रवाइयों में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी निश्चित होता है। व्यवस्थापिका राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकती है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका भी अपने गठन, कार्यों तथा कार्यकाल की दृष्टि से अलग और स्वतंत्र होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार की शासन व्यवस्था का आदर्श उदाहरण माना जाता है। अब अध्यक्षात्मक शासन की क्या विशेषता है, इन पर हम ध्यान देते हैं। अध्यक्षात्मक शासन की जो प्रथम विशेषता है वह है निश्चित कार्यकाल। यदि हम अमेरिका का और भारत का दोनों देशों का उदाहरण लेते हैं तो इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पूर्व में हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को पढ़ा, जिसमें अनिश्चित कार्यकाल उसकी विशेषता रही है, या हम उसे उसका दोष भी कह सकते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में निश्चित कार्यकाल इसकी विशेषता है। यह निश्चित कार्यकाल जब रहता है तो बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाया जाता है, या हम ये कहें कि चलाए जाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि एक निश्चित कार्यकाल रहने से इस तरह की समस्या नहीं आती है कि अभी हमारी सरकार गिर सकती है या अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तो ये काम कैसे पूरे किए जाएंगे। वहाँ पर कार्यपालिका निश्चित कार्यकाल के लिए जो भी योजना तय करती है उस योजना पर अपना कार्य कर सकती है। दूसरी जो विशेषता है वह है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक या अलग होते हैं। वो एक दूसरे को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन रहते वो अलग अलग हैं। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था और उसी सिद्धांत के आधार पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बनाई गई है या उससे प्रेरित है। यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दोनों ही अपने कार्य स्वतंत्र रहकर भली प्रकार से कर पाते हैं। तीसरी जो विशेषता है वह है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती हैं। जैसा कि हम संसदात्मक शासन व्यवस्था में देख चुके हैं कि उसकी जो प्रमुख विशेषता है वह है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका दो होती हैं और वो आपस में मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका जो वास्तविक कार्यपालिका है और नाम मात्र की कार्यपालिका है वह एक है, वो अलग अलग नहीं है। और जब एक कार्यपालिका है तो सारे निर्णय लेने का अधिकार उसका खुद का होता है, वह स्वतंत्रतापूर्वक काम कर पाता है। आगे हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुणों को समझते हैं।
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो पहला गुण है वह है उसमें स्थायित्व का गुण। उसमें शासन में स्थायित्व बना रहता है, क्योंकि कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित रहता है। स्थायित्व, हमें इसको ध्यान रखना रहेगा कि इसका पहला जो गुण है वो क्या है, स्थायित्व बना रहता है। दूसरा है असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होती है। असाधारण परिस्थितियाँ यानी कभी कोई संकटकालीन कोई परिस्थिति हो, कोई बीमार ऐसे, जैसे हम कोरोना का अगर हम ध्यान दें, वर्तमान में कोरोना का बड़ा संकट रहा है पूरे विश्व में, या युद्धकालीन कोई परिस्थितियां हो, या कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाती है और उस समय बिल्कुल जो परिस्थितियां वो बदल जाती हैं, असाधारण हो जाती हैं, वो विपरीत परिस्थितियां हम उन्हें कहते हैं। तो उन परिस्थितियों के लिए निर्णय लेने की शक्ति एक कार्यपालिका होने के वजह से और साथ ही निश्चित कार्यकाल होने के कारण से बहुत ही कुशलता के साथ ऐसी परिस्थिति में काम इस शासन प्रणाली के द्वारा किया जा सकता है, जिसके उदाहरण हमें बहुत सारे देशों में देखने को भी मिलते हैं। और अमेरिका इसका सबसे बेस्ट उदाहरण कहा जाता है, तो हम सारे उदाहरणों को वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी जो विशेषता है या गुण है वह है दलबंदी की बुराइयां इसमें बहुत कम रह जाती हैं। क्यों रह जाती हैं? क्योंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो दलबंदी है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था में ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कार्यपालिका है उसका कार्यकाल अनिश्चित रहता, उसमें अस्थायित्व रहता, उसमें अविश्वास प्रस्ताव पास करके जो कार्यपालिका है उसको गिराया जा सकता है, उसको व्यवस्थापिका को भी भंग किया जा सकता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं सदैव क्रियाशील रहते हैं सत्ता पाने के लिए। लेकिन अध्यक्षात्मक जो शासन होता है, चूँकि यहाँ पर कार्यकाल निश्चित होता है, शासन में स्थायित्व रहता है और जल्दी से सरकार को हम किसी भी प्रकार से गिरा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो दलबंदी की जो हम कह सकते हैं कि उसकी सक्रियता केवल चुनाव से पूर्व ही रहती है, या फिर जब पुनः चुनाव होने वाले होते हैं उस समय रहती है। काम करते समय ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगला जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का गुण है वह है प्रशासन में एकता रहती है। प्रशासन में एकता क्यों होती है? क्योंकि एक प्रधान है और वही प्रधान सारे निर्णय को लेता है। उसके अंतर्गत आने वाले विभागों के जो विभागाध्यक्ष होते हैं या वो मंत्री होते हैं, वो भी उसी कार्यपालिका प्रधान के अंतर्गत रहते हुए ही काम करते हैं। वह उससे सीधे सीधे संबंधित होते हैं या सीधे आदेश लेते हैं। व्यवस्थापिका का कार्यपालिका के कार्यों के निष्पादन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अतः प्रशासन में जब एक रूपता रहती है, स्थायित्व रहता है, तो वो एकता बनी रहती है। अगला जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का गुण है वह है कुशल शासन। अब हम इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कुशल शासन क्यों है। स्थायित्व है, वहाँ पर दलबंदी की बुराइयाँ कम है, प्रशासन में एकता है, कौन हमें आदेश दे रहा है इस बात को लेकर कोई भी असमंजस प्रशासन में या शासन के लोगों में नहीं होता है। एक आदेश आता है जिसको सब लोग समझते हैं, जिसका पालन किया जाता है। अगला जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का गुण है वह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन इस शासन व्यवस्था में किया जाता है।
मॉन्टेस्क्यू ने यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था और जिसके आधार पर या जिससे प्रेरणा प्राप्त करें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के द्वारा यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इस चीज़ का पालन करती है। तो शक्ति पृथक्करण में क्या है, तीनों ही जो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका स्वतंत्र होती हैं। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत केवल अलग अलग काम नहीं करता, ये संतुलन और नियंत्रण का भी ध्यान रखता है। वो पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते हैं, अलग हैं, स्वतंत्र हैं, परंतु नियंत्रण में है और कुछ अवरोधों के माध्यम से उस जो हितकारी जो बातें हैं उन पर नियंत्रण लगाया जाता है। अगला जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का गुण है वह है बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त यह शासन प्रणाली है। क्यों है बहुदलीय प्रणाली के बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के लिए उपयुक्त क्यों है? क्योंकि जहाँ बहुत सारे दल होंगे वहाँ पर भी यह काम बहुत ही अच्छे प्रकार से कर पाएगी। जिस देश में बहुदलीय प्रणाली होती है वहाँ पर अगर संसदीय शासन व्यवस्था होती है तो वहाँ जल्दी जल्दी सरकार बदलने की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं या ऐसी परिस्थितियाँ ज़्यादा बनती हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में हम जो प्रधान है या कार्यपालिका है उसको हम बार बार नहीं बदल पाते हैं। तो यह जो व्यवस्था है जहाँ बहुदलीय राजनीतिक दल हैं वहाँ के लिए उपयुक्त साबित हो पाती है। अगला जो गुण है वह है योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण। इसमें बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? जो राष्ट्रपति अपने मंत्री चुनता है वह अपनी मर्जी से चुन सकता है। वह किसी को भी जिसे वो चाहता है और समझता है योग्य है वह उन्हें अपने मंत्री परिषद में जगह देता है। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्री परिषद का जब निर्माण किया जाता तो प्रधानमंत्री केवल अपने ही राजनीतिक दल के सदस्यों को चुनने की बात करता है या उन्हें चुनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इस विषय में राष्ट्रपति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। वह जिसे योग्य समझे और जो उसे सहूलियत प्रदान कर सके ऐसे व्यक्तियों को विभाग का मंत्री बना सकता है जो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं इनके लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना भी अनिवार्य नहीं होता है। तो बड़ी आसानी से हम जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें चुन सकते हैं और उनके द्वारा अपना एक बढ़िया सा मंत्रिमंडल अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में बनाया जाता है। अब आते हैं गुणों के बाद में इसके अवगुण या इस शासन व्यवस्था के दोष क्या हैं। तो इस शासन व्यवस्था का दोष या हम इसको इस तरह से कहें कि जो दोष इसके हैं वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण हो जाते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण बनेंगे वो इसके दोष साबित हो सकते हैं। हम इसको अगर विपरीत अर्थ में समझें तो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था को एक दूसरे के विलोम के रूप में देखें तो हम इसे बड़े आसानी से समझ पाएंगे। पहला जो दोष है वह है
परिवर्तनशीलता का अभाव। एक निश्चित कार्यकाल होने से एक निश्चित कार्यकाल होने से और जो स्थायित्व होने से क्या होता है कि निश्चित अवधि के बाद ही हम सरकार में परिवर्तन कर सकते हैं या कर पाते हैं। उसे हम बार बार नहीं बदल पाते। कुछ ज़रूरतें पड़ने पर, कुछ विशेष परिस्थितियां होने पर भी उन्हें बदलना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तनशीलता का अभाव पाया जाता है। दूसरी जो इसका दोष है वह है निरंकुशता। निरंकुशता जब व्यक्ति को निश्चित कार्यकाल मिल रहा है, जो प्रधान है, जो मुखिया है शासन का, उसको निश्चित कार्यकाल मिल रहा है, उस निश्चित कार्यकाल में वो जो करना चाहे कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ऐसे में एक निरंकुशतावादी सोच के पैदा होने की आशंका बनी ही रहती है। तीसरा जो दोष है वह है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का अभाव। हमें पता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर बनी है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में दोनों ही एक दूसरे से पृथक होती हैं और ऐसे में यदि सामंजस्य नहीं होता है तो सहयोग का अभाव होता है और कार्य बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का अभाव रहता है। इस बात के लिए ही इस व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया जाता है। उत्तरदायित्व की अवहेलना। उत्तरदायित्व की अवहेलना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था है उसमें प्रशासनिक बुराइयों के लिए व्यवस्थापिका या प्रशासन में किसी एक को निश्चित रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही चूँकि स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। यदि प्रशासन में कोई खराबी या बुराई आती है तो इसके लिए व्यवस्थापिका कार्यपालिका को और कार्यपालिका व्यवस्थापिका को दोषी ठहराती है। इस प्रकार दोनों विभागों में एक दूसरे पर उत्तरदायित्व डालने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और उत्तरदायित्व की इसी अवहेलना के कारण से राज्य का जो हित होता है, जो जनहित होता है, उसको हानि भी पहुंच सकती है। अगला जो इसका दोष है वह है कम राजनीतिक शिक्षा। वैसे तो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, परंतु अगर अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक व्यवस्था की तुलना करें तो संसदात्मक व्यवस्था ज़्यादा लोकतांत्रिक हो जाती है, क्योंकि इसमें जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता से सीधे सीधे जुड़े रहते हैं और जो संसद होती है उसकी कार्रवाइयों को जिन कार्रवाइयों में सरकार के मंत्री और मुखिया सभी भाग लेते हैं उनको दूर संचार माध्यमों से, न्यूज़पेपर से, टीवी के ज़रिए, मतलब जितने भी संचार माध्यम है उन सब के द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता है या जनता उन्हें देख पाती है, फिर उन्हें समझ पाती है और अपनी एक राजनीतिक सोच बनाती है। परंतु
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में और ये चीज़ें संसदात्मक शासन व्यवस्था की अपेक्षा बहुत कम होती हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें राजनीतिक शिक्षा है, जो राजनीतिक चेतना है वह कम होती है, क्योंकि मंत्रियों से कोई प्रश्न पूछे ही नहीं जा सकते हैं। और जब व्यवस्थापिका की कार्रवाई होती है तो वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है कि मंत्री वो व्यवस्थापिका की कार्रवाई में भाग ले सके। दोनों अपना पृथक पृथक काम करते हैं। अब हमें एक छोटे सा प्रारूप समझ में आ गया है कि संसदात्मक प्रणाली क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें और इसमें अंतर देखें तो वो इस प्रकार से हैं। पहला जो अंतर है वह है कार्यपालिका संबंधी अंतर। कार्यपालिका संस्थात्मक जो शासन व्यवस्था है उसका जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, जबकि अध्यक्षात्मक में निश्चित कार्यकाल होता है। कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर। संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें दो प्रधान होते हैं, एक नाममात्रिका और एक वास्तविक। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है उसमें नाममात्रिका और वास्तविक प्रधान एक है, यानी जो शासन चला रहा है यानी और जिसके नाम से शासन चल रहा है वो एक ही व्यक्ति है, वो स्वयं देखता है। तो दोनों के जो प्रधान है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक में उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है और इसी वजह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी बहुत ज़्यादा अंतर आता है। और अगला जो अंतर है जिसमें हम बात करें वह है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के विषय में अंतर। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों में अंतर से मतलब है कि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में है जो कार्यपालिका है उसका निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है। कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही व्यवस्थापिका की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं या ले सकते हैं। अगला जो अंतर है इसमें वह है मंत्रियों की स्थिति से संबंधित अंतर है। यहाँ पर ये तस्वीर कुछ लिखा है जो कि तस्वीर नहीं है, यह स्थिति है। ठीक है, तो मंत्रियों की स्थिति से संबंध में अंतर है कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली के में जो कार्यपालिका के जो मंत्री हैं, जो विभाग के जो मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन सब का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन्हें बहुत शक्ति प्राप्त होती है और बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो मंत्री होते हैं ना तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, ना ही व्यवस्थापिका की जो कार्य प्रणाली चलती है, कार्यवाहियाँ होती हैं उसमें वो भाग लेते हैं और ना ही वो दल के सदस्य हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति जब मन चाहे किसी को उस पद पर मंत्री बना सकता है, जब चाहे वो उसे हटा सकता है। वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किसको रखता है और कैसा काम देता है और उसकी क्या स्थिति वो
करता है, उसको कितनी शक्तियाँ प्रदान करता है। अगला जो अंतर है वह है राजनीतिक दलों की सक्रियता में अंतर। राजनीतिक दलों की सक्रियता में अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो क्या होता है? वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों है? अनिश्चित इसलिए है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को गिराया भी जा सकता है और जो सरकार यानी जो कार्यपालिका है वो भी व्यवस्थापिका को भंग करने की सिफारिश जो प्रधान है उनसे कर सकती है, यानी जो राष्ट्रपति है उनसे कर सकती है। इसलिए वो कभी भी जो सरकार है वो गिर सकती है, बहुमत को खो सकती है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। तो जहाँ निश्चित कार्यकाल है तो वो निश्चित कार्यकाल के बाद ही राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ेगी जब पुनः चुनाव होंगे। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में चूँकि दोबारा चुनने की व्यवस्था या आशंकाएं बनी रहती हैं, बदलने की या परिवर्तन की आशंकाएं बनी रहती हैं, तो वहाँ पर राजनीतिक दलों की सक्रियता भी लगातार बनी रहती है। अगला जो अंतर है वो है जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर अंतर। जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर अंतर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जो हम पहले भी हमने इस चीज़ को पर चर्चा करी है कि वहाँ पर ज़्यादा राजनीतिक शिक्षा जनता को प्रदान की जाती है, वह ज़्यादा उस पर समझ पाते हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा। परंतु जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें जो राजनीतिक शिक्षा है वह कम होती है, कम जनता तक पहुंचती है। और जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है वह सीधे सीधे जो जनता है उसका जो सरकार की नीतियाँ बनाने में है उसमें भी उसका पार्टीशन हो सकता है, उसकी सहमति हो सकती है और जो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से जनता अपनी बात को सरकार तक रख पाती है। तो जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है उसमें जो लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनका पालन ज़्यादा होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उतना पालन नहीं होता है जितना कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर दोनों ही शासन प्रणालियाँ संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक में काफ़ी अंतर पाया जाता है। मैं समझती हूँ कि आपको आज का जो वीडियो है उसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर बात की है वो भी समझ में आई होगी। और इससे पूर्व में हमने संस्थात्मक शासन प्रणाली को पढ़ा, वह भी सारी बातों रिवाइज हुई हैं और वो भी आपको समझ में आया होगा। दोनों वीडियो को आप लगातार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आएंगी और आप अपना पेपर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपके लिए यह लाभदायक होगा, हमारी कक्षा के सभी बच्चों के लिए। धन्यवाद बच्चों।